डियर स्टूडेंट्स, बीए प्रथम वर्ष प्रथम पेपर भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम पर्वत निर्माण सिद्धांतों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। आज के इस लेक्चर में हम जिस पर्वत निर्माण सिद्धांत के बारे में बात करेंगे वो है संवहन तरंग सिद्धांत। इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो आर्थर होम्स नामक विद्वान हैं, उनके द्वारा 1928-29 में किया गया था, यानी इस वर्ष एक वर्ष के अंतर्गत किया गया है। उनके द्वारा ये जो सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था वो पृथ्वी की जो सतह है उस पर बहुत सारी भू आकृतिक विशेषताओं की उत्पत्ति होती है। अर्थात हमारी इस धरती पर हम देखें तो कहीं पर पर्वत हैं, पठार हैं, मैदान हैं आदि सभी जितने भी भौतिक ये जो भूभाग हैं, ये जो भू आकृतियां हैं, इनकी जब उत्पत्ति होती है तो इनकी उत्पत्ति होने के बाद में हमें ये समझ नहीं आता कि इनकी उत्पत्ति किस तरह से हुई है। इनकी उत्पत्ति के संबंध में भी कई सारी जटिलताएं होती हैं। विभिन्न तरह की प्रक्रियाएं, विभिन्न तरह की क्रियाएं काफी लंबे समय तक चलती हैं, जिसके बाद में पर्वतों का या मैदानों का जन्म होता है। तो ये जो भूआकृति के निर्माण संबंधी जितनी भी जटिल समस्याएं हैं उनको सुलझाने के लिए ही इन्होंने अपना संवहन तरंग सिद्धांत प्रस्तुत किया। इनका जो ये सिद्धांत है वो पर्वत निर्माण को पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न तापीय संवहन धारा द्वारा बल प्रदान करता है। अर्थात आर्थर होम्स ने माना कि जो पर्वतों का निर्माण है वह हमारे धरातल के अंदर जो संवहन तरंग चलती हैं, रेडियो एक्टिव किरणें चलती हैं, उनके कारण हुआ है। अब किस तरह से हुआ है इसको इन्होंने अपने सिद्धांत के माध्यम से प्रस्तुत किया है। सबसे पहले हम बात करते हैं सिद्धांत के आधार के बारे में। अर्थात होम्स महोदय ने किस तरीके से यह माना कि जो संवहन तरंगें हैं वो पर्वतों की उत्पत्ति में सहायक होती हैं। जैसे कि इन्होंने बताया कि हमारी जो पृथ्वी की संरचना है वो क्रस्ट और अधेय स्तर दो मंडलों में विभक्त है। क्रस्ट और अधेय स्तर के बारे में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, जिसमें हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ा था। तो ऐसा माना जाता है जो क्रस्ट है अर्थात जो पृथ्वी का ऊपरी भाग है वो सारा सियाल से बना हुआ है, और जो अधेय स्तर है यानी अर्थात जो महासागरीय क्षेत्र है वो सीमा से बना हुआ है। तो होम्स ने ये माना कि जो संवहनीय तरंगें होती हैं, इन संवहनीय तरंगों की जो उत्पत्ति है वो हमारे भूगर्भ में जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं उन पर आधारित होती है। अर्थात हमारे धरती के अंदर यानी भूगर्भ के अंदर जब हम गहराई में जाएंगे तो बहुत सारे जो रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं वो रेडियो एक्टिव पदार्थ शैलों में विद्यमान रहते हैं, और इन रेडियो एक्टिव तत्वों में विघटन होता है। विघटन का मतलब इनमें क्रियाएं चलती रहती है। जो नाभिकीय विखंडन के बारे में आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा, तो विभिन्न प्रकार की जो विघटन की इनकी क्रियाएं हैं वो चलती रहती हैं। जब इनकी ये क्रियाएं चलती हैं तो बहुत ज़्यादा मात्रा में जो ताप होता है वो निकलता है, जिसके कारण जो चट्टानें होती हैं उनका जो मैग्मा के रूप में पिघलाव स्टार्ट हो जाता है। अर्थात जब शैलों के अंदर मौजूद ये रेडियो एक्टिव पदार्थ सक्रिय होते हैं तो उनसे ताप निकलता है, जिसके कारण जो चट्टानें होती हैं वह भी पिघल जाती हैं। तो इनके पिघलने के कारण ही जो संवहन धाराएं होती हैं या तरंग होती हैं वो धरातल के अंदर से उत्पन्न होती हैं। तो इस तरीके से देखा आपने कि जो संवहन धारा है वो रेडियोधर्मी जो पदार्थ होते हैं उनकी क्रियाओं के कारण उत्पन्न होती हैं। होम्स ने माना कि जो हमारी भूपरपटी है उसमें रेडियोधर्मी तत्वों की सांद्रता भी है, लेकिन इसका जो इसके इनके जब विघटन से या विखंडन से जो तापमान की उत्पत्ति होती है वो इतना अधिक मात्रा में नहीं होता है, क्योंकि जो ऊपर की सतह होती है वहां से 60 कैलोरीज प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से चालन और विकिरण के कारण ताप में क्रमिक हानि होती रहती है। अर्थात चालन और विकिरण यानी कि जो तरंगें होती हैं उनका वापस लौटना, इस तरह की क्रियाएं जो होती हैं वो चलती रहती हैं, जिसके कारण ये जो ताप रिलीज होता है रेडियोधर्मी एक्टिव पदार्थों से ये इतनी मात्रा में नहीं होता है। और जो अधेय स्तर होता है, ये तो हमने बात करी किसकी, भूपरपट्टी की, जो ऊपरी हिस्सा है हमारे धरातल का। लेकिन जब हम अधेय स्तर यानी आंतरिक स्तर की बात करते हैं तो रेडियोधर्मी पदार्थों की जो सांद्रता होती है वो कम होती है, लेकिन जो रेडियोधर्मी तत्व होते हैं उनके द्वारा जो ताप की उत्पत्ति होती है उस ताप के
संचयन के कारण ही जो संवहनीय धाराएं होती हैं इनकी उत्पत्ति होती है। अब जब हम संवहनीय धाराओं की बात कर रहे हैं तो ये जो संवहनीय धाराएं जब धरातल के अंदर से इनकी उत्पत्ति होती है तो ये दो रूपों में चलती है। इनका जो चलने का क्रम है वो दो तरह का है। पहला तो है आरोही क्रम, जिसे हम अपसरण भी कह सकते हैं, और दूसरा है अवरोही क्रम, जिसे हम अभिसरण कहते हैं। आरोही क्रम में जो संवहनीय धाराएं होती हैं वो हमारी ये जो भूपर्पटी है इसके नीचे भूमध्य रेखा के पास उत्पन्न होती है, क्योंकि यहाँ पर जो अ, धरातल है उसकी मोटाई अधिक है। जबकि जो अवरोही संवहनीय धाराएं होती हैं उनकी उत्पत्ति की अगर हम बात करें तो ये ध्रुवीय क्षेत्रों में उत्पन्न होती हैं, क्योंकि वहां पर गहराई कम। जो आरोही धाराएं होती हैं उनमें अपसरण की क्रिया होती है। अपसरण में जो तनाव की शक्ति होती है उसकी उत्पत्ति होती है, जिसके कारण जो स्थलीय भाग होते हैं वो दोनों दो खंडों में विभक्त हो जाते हैं और एक एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में गति करते हैं। इसके बाद जब हम अभिसरण की बात करते हैं, जो अवरोही क्रम में चलती हैं ये तरंगें, तो इसमें दोनों संवहनीय धाराएं एक दूसरे के आमने सामने चलती हैं। इससे दबाव की शक्ति उत्पन्न होती है। आमने सामने चलने के कारण जब दबाव शक्ति उत्पन्न होती है तो धरातल में क्या होता है, अवतरण, अर्थात धरातल का धंसना, जिसके कारण भूसन्नति बनती है, और भूसन्नति के कारण ही जो है वो पर्वतों का निर्माण होता है। तो इस तरीके से जो आरोही धाराएं होती हैं वो तो भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों में अधिक चलती हैं, और जो अम, अवरोही धाराएं होती हैं वो ध्रुवीय क्षेत्रों में इनका जो है वो चलने का क्रम रहता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये जब दो दिशाओं में नॉर्मली ये अपना क्या करती हैं, चलने का कार्य करती हैं। अब हम ऐसे माने अगर हम आगे की बात करते हैं तो जैसा कि जो होम्स महोदय हैं उन्होंने ये माना कि जो भूमध्य रेखीय भूपर्पटी होती है उस पर जो संवहनीय धाराएं चलती हैं उसके कारण जो संवहनीय धाराएं हैं उनके उनसे जो विपथन है उसके कारण ये विच्छिन्न और विखंडित हो जाती हैं। तो जिसके कारण ये जो धाराएं हैं वो उत्तर और दक्षिण दिशा में प्रवाहित हो गईं। अब इन्हीं खंडों के मध्य में जो है वो टेटिस सागर का निर्माण हुआ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो तरंगें अपसरण होता है जिन तरंगों में, उनमें क्या हुआ, दोनों चट्टानें एक दूसरे के विपरीत दिशा में गईं। एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाने के कारण इनके मध्य में सागर का निर्माण हुआ। तो यही बात जो है वो होम्स महोदय ने अपने जो सिद्धांत है उसके द्वारा स्पष्ट की है कि ये दो खंड जब उत्तर दक्षिण दिशा में प्रवाहित हुए, यानी ऊपर और दक्षिण नीचे की तरफ इनमें प्रभाव हुआ भूमध्य रेखा से, तो इनके बीच में तैतीस सागर बन गया। अब ये जो प्रवस्था कहलाई वो टेटिस का खुलना कहलाई, इसे ओपनिंग ऑफ टेटिस कहते हैं। फिर दोबारा से जो अभिसारी और अधोगामी धाराएं होती हैं उनको दो स्तंभों ने लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड को एक दूसरे की ओर खींचा। तो इसके कारण जो टेटिस सागर है वह संपीड़ित और वलित हो गया, जिसके कारण वहां पर क्या बन गया, अल्पाइन पर्वत बन गया। अपसरण के कारण वहां टेटिस सागर बना, लेकिन फिर उसके बाद में अभिसरण के कारण, अर्थात जब अधोगामी धाराएं चली तो अधोगामी धाराओं के दो स्तंभ थे, उन्होंने लॉरेशिया और जो गोंडवाना लैंड बने थे उसको एक दूसरे की तरफ खींचा था, जिसके कारण वलन पड़ जाने से ही अल्पाइन पर्वत का निर्माण हुआ। तो इस तरीके से यह जो पर्वत का निर्माण हुआ इसे हम टेटिस का बंद होना कहते हैं। अर्थात पहले टेटिस सागर का निर्माण हुआ तो वो टेटिस का खुलना हो गया, और जब यहाँ पर पर्वत का निर्माण हो गया तो ये टेटिस का बंद होना हो गया। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो भू सन्नतियां होती हैं या भू अभिनतियां होती हैं उनका निर्माण जो भूपर्पटीय खंड होते हैं, जैसे मेनली जो महाद्वीपीय खंड हैं, महाद्वीपीय खंडों में अभिसरण संवहनीय धाराओं के द्वारा संपीड़न बल के पड़ने के कारण होता है। अर्थात इस तरह से हम इसे समझने की कोशिश करें तो जो महासागर महाद्वीप है दोनों के ही नीचे ही संवहनीय धाराएं उत्पन्न होती हैं, लेकिन महाद्वीपों के नीचे जो संवहनीय धाराएं उत्पन्न होती हैं वो अधिक वेगवान होती हैं, क्योंकि महाद्वीपों के नीचे जो रेडियो सक्रिय पदार्थ होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो महाद्वीपीय क्षेत्रों में यही कारण है कि पर्वतों का निर्माण अधिक होता है, ना कि महासागरीय क्षेत्रों में, वहाँ पे कम होता है। अब हम बात करते हैं पर्वत के निर्माण की अवस्थाओं के बारे में। तो नॉर्मली जो होम्स महोदय हैं उन्होंने पर्वत निर्माण को तीन प्रमुख अवस्थाओं में बताया है। सबसे पहली अवस्था में इन्होंने बताया कि जो संवहनीय तरंगें होती हैं वो महाद्वीपों के नीचे अभिसरित होती हैं, अर्थात एक दूसरे के आमने सामने गति करती हैं। एक दूसरे के आमने सामने गति करने के कारण संपीड़न
शक्ति जो होती है वह उत्पन्न होती है। संपीड़न की शक्ति उत्पन्न हो जाने के कारण वहां पर क्या होता है, भूसन्नतियों का निर्माण होता है, क्योंकि वहां पे अवतलन की क्रिया होती है। संवहनीय तरंगों की गति में भी धीरे धीरे वृद्धि होती है। फिर जो भूसन्नति होती है उसमें तलछट का जमाव होता है, और तलछट के जमाव के बाद निरंतर वह नीचे धंसती रहती है। तो इस तरीके से सबसे पहली जो क्रिया होती है वो शैल जनन की क्रिया होती है, जिसे हम अवतरण भी कहते हैं। यही सेम चीज किसने बताई थी, कोवर ने भी बताई थी अपने सिद्धांत में। फिर हम बात करते हैं दूसरी अवस्था के बारे में। दूसरी अवस्था के बारे में जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, जो संवहनीय धाराएं होती हैं उनकी गति में अचानक से बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाती है। तो इस अवस्था में जो अवरोही तरंग है उनके द्वारा जो शीतल पदार्थ यानी जो पदार्थ ठंडा हो चुका है उसका अवतलन, और आरोही स्तंभ में तप्त पदार्थों का प्रभाव होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जो अवरोही तरंगे हैं, अर्थात वे तरंगे जिनमें अभिसरण हो रहा है उनमें तो शीतल पदार्थ नीचे जाता है, और जो आरोही स्तंभ है अर्थात जिन तरंगों में अपसरण हो रहा है उनके अंतर्गत जो गर्म पदार्थ है वो ऊपर की ओर गमन करने लगता है। तो इस तरीके से उच्च गति के कारण जो भू अभिनीत अवसाद होते हैं वो संकुचित या वलित होते हैं, जिसके कारण उनमें पर्वत निर्माण की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। तो इस तरीके से जो है वो पर्वत का निर्माण धीरे धीरे होने लगता है। जैसा कि आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है, इसके माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करती हूँ। जैसे कि इसमें क्या हुआ, सबसे पहले चरण, ये जो फर्स्ट स्टेज है, पहला जो चित्र है वो फर्स्ट स्टेज दिखाया गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि दोनों ही साइड से जो चट्टाने हैं, जैसे इधर की चट्टान और इधर की चट्टान, दोनों ही चट्टानों में एक दूसरे के आमने सामने गति हो रही है, जिसके कारण आप बीच में देख सकते हैं भूसन्नति का निर्माण हो गया है। ये आपकी भूसन्नति है। फिर क्या हुआ, दूसरे चरण में धीरे धीरे जो संवेदनीय धाराएं हैं वो बहुत अधिक तीव्र हो गई, और संवेदनीय धाराएं तीव्र हो जाने के कारण, ये तो है आपका कौन सा क्रम, अधोगामी संवेदनीय जो स्तंभ है जिसे हम बोलते हैं अवरोही। तो अवरोही में तो क्या है, जो पदार्थ है वो कैसा है, ठंडा, तो ये ठंडा पदार्थ नीचे जा रहा है। और ये है आपका आरोही, इसमें गर्म पदार्थ ऊपर जा रहा है, जिसके कारण यहाँ पे ये क्या बन गया, वलन पड़ता जा रहा है, धीरे धीरे पर्वत का निर्माण हो रहा है। अब आती है आपकी तीसरी अवस्था। तीसरी अवस्था में क्या होता है कि संवेदी तरंगों का वेग जो होता है वो कम हो जाता है, फिर से गति धीमी हो जाती है। धीरे धीरे सारे स्तंभ जो बने हैं वो सब कैसे हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं, और संवेदनीय तरंग भी समाप्त हो जाती हैं। और लास्ट में जाकर के ये जो पर्वत है वो इस तरह से निर्मित हो जाता है। ये मेनली जो वलित पर्वत है उसका रूप धारण कर लेता है। तो इस तरीके से ये तीनों स्टेजेस हैं जिनके द्वारा पर्वतों का निर्माण होता है। अब हम बात करते हैं इसे एक थोड़ा सा हम और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसे कि मैं आपको एक शॉर्ट रूप में समझा देती हूँ। सबसे पहले क्या होता है, भूसन्नति बनती है। इसमें भी भूसन्नति के जब चट्टानें एक दूसरे के आमने सामने गति करती हैं तो संवेदनीय धाराएं तीव्र होती हैं, जिससे भूसन्नति बनती है। सेकेंडली फिर क्या होता है कि दोबारा से इनमें क्या होता है, जो संवेदनीय तरंगे हैं वो बहुत ज़्यादा, उनकी गति जो होती है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण धीरे धीरे ये जो भूसन्नति होती है ये वलन में बदल जाती है। और लास्ट में जब तीसरी हम बात करते हैं तो उसमें संवहनीय धाराओं की गति जो होती है वो कम हो जाती है, जिससे कि गर्म पदार्थों का और जो ठंडे पदार्थों का गमन आगमन है वो प्रक्रिया पूरी चेंज हो जाती है। तो इस तरीके से पर्वतों की ऊंचाई जो है और उसकी जो वृद्धि है वो धीरे धीरे बढ़ती रहती है, उनमें चेंजेशन आते रहते हैं। तो इस तरीके से ये जो लास्ट अवस्था होती है जिसमें पर्वतों की ऊंचाई में वृद्धि हो रही है, इसे हम ग्लिप्टेजेनेसिस की अवस्था कहते हैं। तो इस तरीके से 3 चरणों के अंतर्गत जो होम्स महोदय हैं उन्होंने अपने संवहन तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया। मेनली 3 चरणों में ये पूरा होता है। कहीं ना कहीं हम देखें तो इसमें भी जो भूसन्नति है उसको पर्वतों के निर्माण का आधार माना गया है, लेकिन इसमें जो भूसन्नतियों का निर्माण है वो संवहन तरंगों के माध्यम से बताया गया है। अब हम बात करते हैं इसकी आलोचना के बारे में। तो होम्स के सिद्धांत में गिरते और उठते स्तंभ की धारणा है जो संदेहास्पद है, अर्थात इन्होंने जो आरोही और अवरोही क्रम को स्पष्ट किया है इसे अच्छे तरीके से समझ पाना या वास्तव में ऐसा हुआ होगा, ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है। सेकंड आता है कि रेडियो एक्टिव पदार्थ पर आधारित है इनका सिद्धांत। इन्होंने माना कि जो संवहनीय तरंग है उनकी उत्पत्ति रेडियो एक्टिव पदार्थों से हुई है, जबकि हम प्रैक्टिकली बात करें, हमारे वास्तविक जीवन में बात करें तो रेडियो एक्टिव पदार्थों के बारे में जानकारी बहुत ही कम मिलती है। तीसरा जो है वो होम्स ने अपने सिद्धांत में आरोही तरंग की कल्पना की है। ये उचित नहीं है क्योंकि
आरोही तरंगे भूपटल को तोड़कर ज्वालामुखी उत्पन्न कर सकती हैं, ना कि सागर को। अर्थात इन्होंने क्या माना कि आरोही तरंगों में क्या होता है, अपसरण, अर्थात दोनों चट्टानें एक दूसरे की विपरीत दिशा में जाएंगी। तो इन्होंने माना कि ज्वालामुखी विस्फोट होना चाहिए। सागर का निर्माण कैसे हुआ, ये भी अस्पष्ट है। इसके बाद में होम्स के सिद्धांत को अगर हम मानते हैं तो होम्स ने माना कि प्रत्येक स्थान पर जो संवहनीय तरंगें वो उत्पन्न क्यों नहीं होती, पर्टिकुलरली किसी स्थान पर क्यों होती हैं। अगर इस तरीके से रेडियो एक्टिव पदार्थों के द्वारा संवहनीय तरंग उत्पन्न होती हैं तो फिर तो धरातल के सभी क्षेत्रों में लगभग ये उत्पन्न होनी चाहिए, क्योंकि जो शैलें होती हैं, हम चट्टानों की बात करें तो चट्टानें जो हैं वो हमारी इस धरती पर, इस पृथ्वी पर सभी जगह विद्यमान है। तो इस तरीके से अनेक आधारों पर इनके सिद्धांत की आलोचना की गई है। कई विद्वानों ने इनकी आलोचना को इस तरीके से व्यक्त किया है। तो फिर भी उसके बावजूद भी अगर हम समझें तो आर्थर होम्स ने जो संवहन तरंग है उन्हीं को जो पर्वत है उनके निर्माण का महत्वपूर्ण आधार माना है। तो ये हमारा सेकंड सिद्धांत है जो पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित है। अब हम दो सिद्धांत इसके मेन पढ़ चुके हैं, एक तो कोबर का और एक आर्थर होम्स का। ये दोनों ही सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, अधिकतर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट सिद्धांत है उन्हें हम अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।